छत्तीसगढ़ में मराठों के प्रभाव क्षेत्र में 1818 से 1830 तक अधीक्षक शासन प्रणाली लागू रही। इस व्यवस्था को लागू करने में जेम्स किम्स की प्रमुख भूमिका थी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रमुख अधीक्षक ब्रिटिश अधीक्षक पहला कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। इसके समय डोंगरगढ़ के जमींदार ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें नागपुर के अपर साहेब की प्रेरणा शामिल थी, परंतु एडमंड ने विद्रोह को नियंत्रित कर लिया। खैरागढ़ के जमींदार ने भी विद्रोह को नियंत्रित करने में एडमंड की सहायता की। कैप्टन एग्न्यू 1818 से 1825 कैप्टन एग्न्यू कैप्टन एडमंड के बाद इसे छत्तीसगढ़ के अधीक्षक नियुक्त किया गया। इसने अपने कार्यकाल में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किए। एग्न्यू के समय के प्रमुख सुधार कार्य प्रशासनिक मुख्यालय का रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर रायपुर को राजधानी बनाना, परगनों का पुनर्गठन करते हुए 27 के स्थान पर 9 परगने बनाना, रायपुर को ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बनाना, किसानों को किस्तों में कर अदा करने की व्यवस्था करना, जमीन व पांड्या नामक नए पदों का सृजन, पुरातात्विक अभिलेखों को सुरक्षित करने की व्यवस्था करना। एग्न्यू के समय कुछ प्रमुख विद्रोह हुए, जिनमें सोनाखान के जमींदार राम राय 1818 तथा परलकोट के जमींदार भीम सिंह का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया विद्रोह 1825 शामिल है। इन दोनों ही विद्रोह का दमन एग्न्यू ने सफलतापूर्वक किया। एग्न्यू ने 1825 में अपने पद से त्याग दे दिया। तीसरा, कैप्टन हंटर अल्प समय का कार्यकाल रहा, कोई महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं मिलता है। चौथा, कैप्टन सैंडिस, इसका शासनकाल 1825 से 1828 ईस्वी तक रहा। सैंडिस के समय की एक प्रमुख घटना 1826 की संधि थी, जो रघुजी द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के अंतर्गत नागपुर क्षेत्र का शासन प्रयोग के तौर पर रघुजी तृतीय के अधिकार में दिया गया। यदि छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र रघुजी तृतीय के अभाव में अप्रभावित रहा। सैंडिस के काल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। सैंडिस के समय अंग्रेजी कैलेंडर को लागू किया गया। अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। छत्तीसगढ़ में डाक तार सेवा की शुरुआत, लोरमी व तरेंगा जैसे तहूदारी की शुरुआत। कैप्टन विल्किंस 1828 से 1829 में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। कैप्टन क्रॉफर्ड 1829 से 1830 ईस्वी के मध्य कार्यकाल रहा। क्रॉफर्ड के काल में नागपुर में ब्रिटिश प्रेसिडेंट व भोसला शासन के मध्य संधि के अनुसार छत्तीसगढ़ का शासन रघुजी तृतीय को पुनः सौंप दी गई, जिसने 1853 तक शासन किया और इसकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के तहत 1854 में नागपुर राज्य का विलय कर दिया। छत्तीसगढ़ में नियुक्ति अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड प्रथम अधीक्षक 1818 डोंगरगढ़ जमींदार का विद्रोह दमन में खैरागढ़ जमींदार का सहयोग। कैप्टन एग्न्यू 1818 से 1825 तक का कार्यकाल रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरण, परगना का पुनर्गठन कर 27 की जगह 8 परगने, राजस्व प्रशासन ने अमीन तथा पांड्या नामक नए कर्मचारी की नियुक्ति की। परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 में, गोड़ विद्रोह 1818 से 1825, सोनाखान विद्रोह 1819, कैप्टन हंटर 1825, कैप्टन सैंडिस 1825 से 1828 तक कार्यकाल। सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी कैलेंडर एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। बस्तर का करोद राज्य में समझौता, लोरमी तथा तरेंगा तहूदारी प्रारंभ। छत्तीसगढ़ में डाक तार सेवा की शुरुआत, अंग्रेज और रघुजी तृतीय के मध्य संधि पत्र पर हस्ताक्षर। कैप्टन विल्किंस 1828 से 1829, कैप्टन क्रॉफर्ड 1829 से 1830। छत्तीसगढ़ में नियुक्ति अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक
रघुजी भोसले तृतीय को सत्ता सौंपी। छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन 1830 से 1854 अंग्लो मराठा संधि के अनुसार 1830 में भोसलों को पुनः छत्तीसगढ़ के क्षेत्र प्राप्त हुआ। 1830 ईस्वी में कैप्टन क्रॉफर्ड ने भोसला प्रतिनिधि कृष्णा राव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। यह अधिकारी पूर्व के सूबेदार स्थान पर जिलेदार कहलाया। जिलेदार व उनके कार्य जिलेदार शासन संबंधी जानकारी सीधे राजा को भेजता था। छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कृष्णा राव अप्पा था। इसके बाद क्रमशः अमृत राव एवं सराउद्दीन दुर्गा प्रसाद, इंटूक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव, गोपाल राव जिलेदार हुए। अंतिम जिलेदार गोपाल राव ने औपचारिक तौर पर अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ क्षेत्र के शासन का भार सौंप दिया और सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रशासन संचालन के लिए एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में चार्ल्स ली लाइट को नियुक्त किया गया।